गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से अपने चैनल पर हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। EMRS की वैकेंसीज़ निकली हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसीज़ निकली हैं और लास्ट डेट 31 जुलाई है अप्लाई करने की। सो वो सभी स्टूडेंट्स जो कि TGT और PGT में अपीयर होना चाहते हैं और ऑफिस पोस्ट के लिए भी, तो वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। इस चैनल में ख़ास तौर से हम PGT केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे और इसलिए हम प्रैक्टिस सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहे हैं, PGT केमिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज़, जो कि टॉपिक वाइज होगी। जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें एक टॉपिक हम उठाएंगे और उसके जितने क्वेश्चंस पिछले लास्ट 10 ईयर में केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और दूसरी जो ये स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं PGT TGT की, उसमें जो आए हैं उनको हम लेंगे। तो यहाँ पे हम PGT केमिस्ट्री पर ही फोकस कर रहे हैं। आपका पूरा पेपर जो है 130 का है, जिसमें से सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग है, जो कि 20 मार्क्स का मिला के है, 10 मार्क्स ये 10 मार्क्स, लेकिन हमें 4 मार्क्स लाने हैं। तो इंग्लिश में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ लास्ट में एक कोई छोटा टॉपिक इंग्लिश का भी लेके चलेंगे शुरुआत से ही, ताकि इंग्लिश भी हमारा लगातार कंटिन्यू बना रहे। उसके बाद GA है, रीजनिंग 20 मार्क्स की, ICT 10 और टीचिंग एप्टीट्यूड 10। इस पर बीच बीच में जैसे जैसे समय होता गया डिस्कस करने की ज़रूरत है तो करेंगे, लेकिन पहले हम जो है सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, सब्जेक्ट और थोड़ा टाइम इंग्लिश को देंगे। इसके सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इसकी जो साइट है emrs.tribal.gov.in, तो डिटेल में इसकी जानकारी इस साइट से ली जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज़। और पहला हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो हमारा पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, आर्सेनिक 3 सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आर्सेनिक 3 ऑक्साइड एंड सल्फर 4 ऑक्साइड। तो ये आर्सेनिक 3 ऑक्साइड मतलब आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दी हुई है, और यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड की भी 3 है, आर्सेनिक ऑक्साइड की भी 3 है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप कह रहे हैं कि कोफिशिएंट फॉर O2 क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हम कोफिशिएंट समझते हैं सब। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, वो कोफिशिएंट है ऑफ O2, और वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर में होना है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना है। तो ये ऑप्शंस हैं, अब इसमें देख लें हम करके। अब हम देख रहे हैं कि AS2, यहाँ AS2 भी बैलेंस है, सल्फ़र 3 में है, तो अगर हम यहाँ पे लेट्स ट्राई, अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, ठीक है, तो 3 अगर हमने यहाँ लगा दिया तो 3 2 जा 6 और ये 9 हो गया। तो यानी कि लेकिन हमें होल नंबर में चाहिए, इसलिए हम 3 नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या करें, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे ट्वाइस लगाएं तो देखें, 2 इसको लगाया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, क्या 3 2 जा 6, यानी कि इसको हमें 6 करना पड़ेगा, 6 सल्फ़र। तो जब हमने 6 सल्फ़र किया, अब यहाँ कितना हो गया, 6 2 जा 12, दिस इज़ 12, 6 2 जा 12। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3 2 जा 6, सो दिस इज़ 18। अब यहाँ पे अगर हम 9 लगा देते हैं तो अब ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, क्या होगा कोफिशिएंट ऑक्सीजन का 9, सो आंसर वुड बी 9। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग द इक्वेशन क्लास 10th में है, बेसिकली NCERT पहला फर्स्ट चैप्टर, जिसमें केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। हमें इसमें दोनों तरफ को देखना है, ऑल साइड्स जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होने हैं, दैट मेक्स द बैलेंसिंग। ओके, तो यहाँ हमने देखा इस तरह से बैलेंस हो गया, तो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट आया वो 9 आया। सो क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर 3, 9 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन FeCl3 is ignited in an atmosphere of pure oxygen, the reaction takes place is 4 FeCl3, ये solid,
3O2 gas twice Fe2O3 solid plus 6Cl2 gas. If 3 moles of FeCl3 are ignited, मतलब यहाँ पे 4 लिया गया है, अगर 3 मोल लिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन लिया, उसकी जगह पर हम 2 मोल ऑक्सीजन लें, हाउ मच ऑफ विच रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, कौन सा जो रिएजेंट है वो एक्सेस में होगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा एंड देयरफॉर रिमेन्स अनएक्टेड. ठीक है, तो ये कौन से टॉपिक का है, ये लिमिटिंग रिएजेंट. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. अब इसमें हमें देखना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. तो देखिए, जब फोर्स 4 FeCl3 है तब कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 3 ऑक्सीजन लग रहा है. ठीक है, तो जब अगर 3 दिया हुआ है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, 3 FeCl3 अगर दिया हुआ है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, 4 में 3 लगता है तो 1 अगर होता तो कितना लगता, 3/4 लगता, 3/4 ऑक्सीजन लगता. अगर 3 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 3 यानी कि 9/4, 9/4 यानी कि कितना हो गया, 2.25 ग्राम ऑक्सीजन, या 2.25 मोल इसको लिखेंगे, 2.25 मोल ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड कब, जबकि 3 मोल ऑफ FeCl3 है. लेकिन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2. इसका मतलब पहली चीज़ तो ये निकल के आ गई कि ऑक्सीजन यानी कि O2 इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब इसकी संख्या निर्धारित करती है रिएक्शन को. ये अगर कम है तो स्वाभाविक की बात है कि ये भी कम लगेगा. अब इसमें देख लें फिर से, अभी हमने इसमें देखा था कि इतना है तो ये, तो यानी कि ये हमारे पास कम है लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए है. ठीक है, तो लेकिन 2 ही है. तो अब इसमें देख लें कि जब 4 था तब 3 लग रहा था. अगर हम इसमें देखें ऑक्सीजन की भाषा में, अगर 3 ऑक्सीजन है तो हमारे पास 4 FeCl3 लगता है. एक ऑक्सीजन में कितना लगेगा, 4/3 FeCl3 लगेगा. अब हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन में कितना लगेगा, 4/3 इंटू 2 यानी कि 8/3. 8/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 तो 2.66 और 2.7 कर लेते हैं. 3 मोल्स गिवन है, यूज़ कितना हुआ है, 2.7 मोल्स हुआ है, तो ये कितना हो गया, 0.3 मोल बच गया. तो यानी कि क्या होगा, हाउ मच ऑफ विच रिएजेंट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, तो 0.33 मोल ऑफ FeCl3 इज़ इन एक्सेस. 0.33 मोल ऑफ, यानी कि 0.3 इसको हम और करते तो ये 0.33 मोल ऑफ FeCl3 इज़ इन एक्सेस. आएगा समझ में. ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है जिसमें 4 FeCl3 है तो 3 ऑक्सीजन लग रहा है. अब कैसे पता चलेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके लिए देखिए कि कितना दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित कर रही है कि कितना FeCl3 लगेगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया. अब लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये है तो जब 3 ऑक्सीजन हमारे पास होता है, 3 मोल ऑक्सीजन होता है तो 4 मोल FeCl3 लगते हैं. लेकिन जब हमारे पास 2 ही मोल हैं तो फिर कितना FeCl3 लगेगा, 2.7 मोल FeCl3 लगेगा, 2.7 मोल FeCl3 लगेगा. गिवन FeCl3 कितना है, 3 मोल्स का है. इसको आप माइनस कर लेंगे, बच गया कितना, 0.3. तो ये कितना आ गया, 0.33 मोल ऑफ FeCl3 इज इन एक्सेस और ये अनरिएक्टेड रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.110 m copper 2 nitrate solution that can be prepared by dissolving 33.29 gram of copper nitrate trihydrate in sufficient distilled water. Molecular mass of copper nitrate दिया हुआ है .3H2 is equals to 241.6 ग्राम पर मोल. अब हमें क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है.
ठीक है, वॉल्यूम क्या करना है, निकालना है। कब? जबकि जो कॉपर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है वो 0.110 m है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ? पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मोलैरिटी का है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। अब इसमें क्या है, आपको वॉल्यूम यानी कि लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लेंगे तो लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इसमें देखें मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.110 m हमें मोलैरिटी दे रखी है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 33.29, यानी कि दिस इज़ द गिवन मास। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, गिवन मास हम ले लेते हैं 33.29 अपॉन ये कितना दिया हुआ है 241.6, ठीक है, अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में सॉल्यूशन जो है वो लीटर में आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 0.138 राइट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0.138 अपॉन 0.110। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1.25 लीटर्स। सो दिस इज़ 1.25 लीटर्स, दिस इज़ द आंसर। तो कुछ नहीं किया, सिंपली मोलैरिटी ये फॉर्मूले पर लग दिया, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, गिवन मास ये दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, तो ये दैट इज़ 1.25। सो 1.25 जो है लीटर में जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे किसको 33.29 ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट, तो फिर क्या बनता है 0.110 m कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ सोडियम टंगस्टेट इज Na2WO4 एंड दैट ऑफ लेड फॉस्फेट इज Pb3PO4 का होल ट्वाइस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेड टंगस्टेट। अब देखिए क्या इसने कहा है कि क्या क्या गिवन है, Na2WO4 किसका फॉर्मूला है, सोडियम टंगस्टेट का। अच्छा इसका क्या है, लेड टंगस्टेट का क्या है, Pb3PO4 का होल ट्वाइस। याद कीजिए क्लास 10th में सिलेबस में है कि जो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जो उसकी वैलेंसी होती है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमने ये निकाल लिया, जो ये बना हुआ है इससे हमने क्या निकाल लिया कि जो Na है उसकी वैलेंसी तो 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है WO4 जो कि टंगस्टेट है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। वैलेंसी में हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, जस्ट हम साइन को नहीं ले रहे, जस्ट हम नंबर को ले रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा Pb
और PO4। सो Pb की कितनी है, 2 है, और PO4 की कितनी है, 3 वैलेंसी है। ठीक है, अब एक बार जब हमको ये समझ में आ गया किसकी कितनी वैलेंसी है, तो हम आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमें बनाना क्या है, लेड टंगस्टेट को बनाना है। लेड टंगस्टेट मतलब Pb और WO4, ये हमें बनाना है। तो अब क्या होगा, Pb की कितनी है, +2 है, यानी कि 2 है। टंगस्टेट की कितनी है, 2 है, तो यानी कि इसके पास भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये ऑलरेडी क्या है, यही इसका फॉर्मूला रहेगा। तो लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला क्या होगा, PbWO4, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसे हमें फॉर्मूला बनाना होता है। जिसकी भी वैलेंसी होती है वो क्रॉस में चली जाती है, यानी कि Na, जब हमने कहा Na2WO4, तो यानी कि WO4 क्या था, टंगस्टेट 2 है इसकी वैलेंसी, तो ये सोडियम के पास आ गई, इसके पास 1 है तो यहाँ आ गई। इसके पास किसी को दोनों की बराबर है तो किसी के पास किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, PbWO4। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेड टंगस्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम इन Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड H3PO3 क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, किसका रेशियो, Ca3PO4 होल ट्वाइस का और H3PO3 इफ ईच सैंपल, अब इसमें रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कहा गया है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इफ ईच सैंपल ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड H3PO3 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ P एटम, सेम नंबर ऑफ P एटम। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 P एटम है, यहाँ पे कितने, एक ही एटम है, तो अगर हम इसको ट्वाइस कर देते हैं तो बराबर P एटम हो गए। अब हमें इसमें ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, इसमें ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8, इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, O 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6। तो ये रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या हो जाएगा, 4/3। तो द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना निकल गया, 4:3। तो ये आंसर जो है 2 4:3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे समझ में क्या दिया है, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, कब, किसमें, Ca3PO4 होल ट्वाइस और H3PO4। अब इसमें एक कंडीशन दे दी कि जब P के एटम दोनों में बराबर होंगे। P के एटम दोनों में कब बराबर होंगे, ट्वाइस लगा देंगे तो बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लिया, 4/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का प्रतिशत इतना है, 85.7% है, हाइड्रोजन का इतना है, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें, देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो गिवन, अब हम देखेंगे कार्बन के केस में, कार्बन गिवन मास कितना दिया हुआ है, अगर हम ये मान के चलें कि टोटल कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम्स है। ठीक है, टोटल कंपाउंड 100 ग्राम्स है, जिसमें 85.7 ग्राम क्या है, कार्बन है, ये गिवन मास हो गया। अपॉन मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, ध्यान रखिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में कितना हो गया, 14.3/1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 85.7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.1 के आसपास। ठीक है, दिस इज 7.1, ये कितना हो गया, 7.1, ये 14 हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि अब हम जो है इसको हम 7.1 है तो इसको 7 ही मान लें इन जनरल। तो अगर हम 7 से इसको दोनों को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दोनों को 7 से डिवाइड आ गया और ये आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2 is the chemical formula for the compound having C 85.7% hydrogen 14.3
8%। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का कहता है सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, इसके आगे 7, इसके 14 हाइड्रोजन लगभग हम राउंड अबाउट में ले लेते हैं 40। फिर हमें इसका होल रेशियो में लेके आना है। तो ऐसा करें जो सबसे छोटा है उससे हम इसको कर देते, दोनों डिवाइड कर तो होल नंबर रेशियो आ गया, बिल्कुल होल नंबर रेशियो। तो CH इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे वो केवी में, पिछले साल जो केवी हुआ था, इसी साल 20 केवी हुआ था, उसके क्वेश्चन से ये वाले नए क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज। अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होती है नॉर्मलिटी की यूनिट। दिस इज द यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मैलिटी, NaLiQi, नॉर्मैलिटी। मोल पर लीटर and mole per kg, this is the unit of molarity। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, इसमें मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, एंड इसमें इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जितना उसका मोलर मास है प्लस क्या की वैलेंसी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। सो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। सो ये पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए लेते हैं नॉर्मलिटी का, एंड मोल पर ml ये नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। सो द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर। नेक्स्ट है द मोलैरिटी ऑफ HNO3। मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 contains 68% by weight of HNO3 and has density of 1.4 gram per ml। तो हमसे इस क्वेश्चन में भी मोलैरिटी पूछी गई है, m फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है इसमें, द मोलैरिटी ऑफ HNO3 फाइंड आउट करना है। सैंपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कंटेन्स 68% बाई वेट ऑफ HNO3। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी 68% HNO3 है। तो अब इसमें डेंसिटी कितना है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.4 ग्राम पर ml, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके जब 1 ग्राम इन 1 ml में है। ठीक है, तो फिर ये 1000 ml 1.4 ग्राम इन 1 ml में, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 1000 ग्राम, यानी कि दिस इज ये हो गया 1400 ग्राम। ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द वेट सॉल्यूशन। अब हम 68%। ठीक है, तो 68% 1400 ग्राम टोटल है, इसमें 68% इसका 68% क्या है, HNO3 है। तो 60% ऑफ 1400 कितना हो जाएगा, ये किया 68 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 2 कैरी 6 4 25 26 27 into 8 and 6, so this is 2 14 5 carry 1 6 7 8 और 9, so this is 952 ग्राम क्या है वो 952 ग्राम HNO3 है। ठीक है, HNO3 तो गिवन मास इज इक्वल्स टू कितना हो गया 952 ग्राम, दिस इज द गिवन मास। और इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, यानी कि 1 प्लस 14 प्लस 48, सो इसमें 15 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 कैरी 1 63, सो डिवाइड करेंगे इसको 63 से, सो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स। सो 952 को 63 से अगर हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 952 को 63 वया 63 देन 2 3 एंड 2, तो 5 जा 6 5 15 का 5 कैरी 1, 6 5 जा 30 31, तो ये आ गया 7.0, तो यानी कि 15.1 m। 15 आंसर है, दिस इज द आंसर। कैसे किया, मोलैरिटी जो है निकली HNO3 की एक ऐसे सैंपल में। अब हमें ये पता है कि जो सोल्यूशन होता है इसमें हम मोलैरिटी में क्या लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन कह रहे हैं तो इसके अंदर ही HNO3 भी है और पानी भी है, तो यहाँ पे हमें डेंसिटी की है यानी कि 1 ml में इतना है, तो यानी कि 1000 ml जो हमने सॉल्यूशन लिया है 1000 ml का टोटल वजन कितना हो गया, 48 ग्राम क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन गया। अब इसी के अंदर क्या HNO3 भी है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, HNO3 भी है एंड पानी है, ठीक है। HNO कितना है 68% है, तो हमने 68% ऑफ ये निकाले 952 ग्राम्स हो गया। दिस इज द मास, मोलर मास कितना होता है 63, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हमारे कितने आ गए, नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू 15.1 मोल्स आ गए। सो 15. दिस इज द आंसर, 15 मोल आंसर। निकाला क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4%, कार्बन इज इक्वल्स टू 24% एंड क्लोरीन इज इक्वल्स टू 71%। इट्स मोलर मास जो है वो 99 ग्राम है। अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास 99 ग्राम है और जिसमें हाइड्रोजन जो है 4%, कार्बन 24%, क्लोरीन 70% है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब हम देखें इसमें अगर ये 99 है और इन सबों का जो सम करके भी 99 ही आ रहा है, तो हम ये कह देंगे, ये मान सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इज इक्वल्स टू 4 ग्राम है, कार्बन इज इक्वल्स टू 24 ग्राम हो गया और क्लोरीन जो है वो कितना हो गया 71 ग्राम है। क्योंकि इन तीनों का अगर आप योग करोगे तो भी 99, इसको करके देख लीजिए ये कितना आ गया, टोटल 99 आ गया ग्राम टोटल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी बात करते हैं हम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 99 का है, अब यहाँ पे इसको हमें फिर क्या करना है, इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हम कहें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 4 हो गए। इसमें मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, 12 इज इक्वल्स टू ये कितने हो गए, 2 हो गया। क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू गिवन मास इज इक्वल्स टू 71, मोलर मास इज इक्वल्स टू 35.5, तो इसको कैंसिल आउट किए 2 आ गया, इसको किया तो ये 2 आ गया। तो यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, यही है, क्योंकि हमें क्या करना है, जितना किया तो इससे यही बन गया है, तो इससे क्या बन गया C2H4Cl2, ठीक है। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब कोई क्या इसका इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या करते हैं हम, जो सिंपलेस्ट होल नंबर हमें निकालना है, यानी कि हम हर एक को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम हर एक को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये CH2Cl। सो दिस इज द empirical formula and this is the molecular formula। और एक और देख लीजिए, empirical formula अगर हम ये देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 2
प्लस 35.5, इसको सम करेंगे कितना हो गया 35 प्लस 2 37, 37 38 39, ये हो गया 49.5 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कितना है 99, यानी कि 49 प्लस 49 करेंगे तो ये, यानी कि इसी में अगर आप इसको ट्वाइस इंटू 2 कर देते हो तो ये निकल जाएगा C2H4Cl2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 99 ग्राम्स आ गया। ठीक है, सो दिस इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.00130 ग्राम पर ml, द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर विल बी। अब वेपर डेंसिटी निकालनी है हमें, ठीक है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0.00130 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में कितना 0.00130 ग्राम है, तो फिर 1000 ml में कितने ग्राम हो जाएंगे, ये हो गया 1.30 ग्राम। ठीक है, 1 ml में इतना, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एयर की डेंसिटी लीटर में अगर हमें निकालनी है, ठीक है, यानी कि ये, और इसको आप कह दो 1 लीटर में इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जब लीटर में हम बात करते हैं तब 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल होता है, तब कितना हो जाएगा, कितने ग्राम्स हो गया, 1 लीटर में इतने ग्राम्स, तो 22.4 लीटर या 1 मोल में कितने ग्राम होगा, दैट इज़ 1.30 इंटू 22.4, ठीक है, इतना ग्राम। जब 1 मोल एयर अगर हम ले रहे हैं या 22.4, तो उसमें इतना ग्राम क्या होगा, एयर है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, ये आ गया 29.12 ग्राम। अब देखिए, यानी कि 1 मोल बराबर इतने ग्राम, यानी कि 1 मोल बराबर इतने ग्राम, तो ये क्या हो गया, यही तो मोलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास बन गया। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल के बराबर है उसके, और अगर हम उसको लीटर में कहेंगे तो 22.4, तो यानी कि दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। अब ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया, इसको हम फॉर्मूला में लिख लें तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 29.12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 29.12, अब डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो 1 4.5 और 6, तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी 14.56, कहीं दिया हुआ 14.56, दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, तो वेपर डेंसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि 1 मोल में कितना मास होता है, तो 1 मोल में यानी कि 100 लीटर में 1 लीटर में इतने ग्राम्स, तो 22.4 लीटर का मतलब हो 1 मोल, यानी कि जितने ये ग्राम्स है यही उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, फिर वेपर डेंसिटी निकाल लिया आपने, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई 14.56। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ 5 लीटर, दिस इज बेंजीन C6H6 इज मैक्सिमम एट, बेंजीन का वज़न मैक्सिमम किस में होगा, 10 डिग्री में, 20 डिग्री में, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री में। एक चीज़ इसमें समझ लीजिए कि जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है सबसे लीस्ट टेम्परेचर में। आपने अगर घर में देखा होगा कभी, कॉमनली जो हनी है वो गर्मियों में क्या होता है, पिघल जाता है, पतला हो जाता है, लेकिन
सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जम जाता है, ठीक है, यानी कि उसके पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं। तो यही चीज़ होगी, जो वेट ऑफ 5 लीटर बेंजीन इज़ मैक्सिमम एट सबसे कम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर कौन सा दे रखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो बेंजीन है वो मैक्सिमम डेंस होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl आर नोन। अब देखिए, डेंसिटी अगर दी हुई है और मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो हम देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन सबसे पहले देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन X इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। मतलब अगर दो सब्सटेंसेस हैं, दो कोई सॉल्यूशन हैं, उसके तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसमें जो है ये पहले का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या टोटल, इसको ऐसे कर ले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स किसी एक का, ठीक है। अगर हम एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ A कर लो या A कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलता है A प्लस B के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो अब इसमें क्या है कि मोलैरिटी है। मोलैरिटी में आप क्या निकालते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। अच्छा, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी में हमारे पास अगर डेंसिटी दी हुई है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी हमें ये मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। किससे, वॉल्यूम पता है एंड नंबर ऑफ मोल्स से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब मोलैरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जो दूसरा सॉल्वेंट है, इसमें ये एक सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला है तो इसका कितना ग्राम दिया हुआ है वो भी पता है आपको, तो उतने ग्राम से हम, यानी कि ये इसका मोलैरिटी का क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जितना ग्राम ये दे रखा है उतना यहाँ लिख दें, इंटू 1000 कर लें या केजी में चेंज कर लें, तो हमारी मोलैरिटी भी निकल जाएगी, यानी कि ये भी मोलैरिटी भी निकल जाएगी। और परसेंटेज बाय वेट भी निकल सकता है। जितना हमें सॉल्यूट का वज़न दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूट का वज़न कितना दिया हुआ है अपॉन टोटल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कर लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटर लिया, तो परसेंटेज बाय वेट। तो कहने का मतलब है जब अगर हमें मोल फ्रैक्शन दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो हम ये तीनों ही मोलैरिटी एंड परसेंटेज बाय वेट तीनों ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैटरी एसिड हैज़ डेंसिटी ऑफ इतना 1.30 ग्राम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.30 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 40% बाई वेट ऑफ H2SO4। तो ये क्या करता है, 40% बाई वेट ऑफ H2SO4
4 कंटेन करता है। व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी? अब हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी जो है एस से दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम EQUIVALENT, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए कितने H2SO4 में क्या होता है आपको पता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? H2SO4 कितना हो गया? 2 प्लस सल्फर कितना? 32 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 16 32 64। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो गया? 98 ग्राम, 98 ग्राम हो गया। ठीक है, सो 98 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4। अब तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 49 ग्राम। ठीक है, अब इसमें इसको देख लेते हैं, यानी कि डेंसिटी 1 पॉइंट, या ऐसे कर लें 1 ml जब है तो कितना? 1.30 ग्राम है। तो 1000 ml जब होगा तो कितना हो जाएगा? 1300 ग्राम, यानी कि 1000 ml में ये है। अब का ये पूरा 1000 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन का जो वज़न है, वेट कितना है सॉल्यूशन का? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? इसका 40% क्या है? H2SO4 है, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। 40% ऑफ दिस तो कितना हो गया? 13 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2652, 520 ग्राम हो गया। ठीक है, 52 ग्राम से। अब हमारे को इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 520 डिवाइडेड बाई 49 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 49 से इसको करोगे तो ये 10.6। अब देखिए यहाँ पे 10.6, ये 10.6 इज़ द आंसर। तो आपने देखा कि बैटरी अगर डेंसिटी इतनी दे रखी है, कंटेन्स 40% बाई वेट ऑफ व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालने के लिए यही डिफरेंस होगा, जो कि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम जो इसका मॉलिक्यूलर मास है उसको आप इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो ये इसकी बेसिसिटी से जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट मास निकल गया। तो इक्विवेलेंट मास से हम इसको गिवन मास को डिवाइड करेंगे तो वो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या है? नॉर्मेलिटी होती है। तो नॉर्मेलिटी कितनी निकल गई? 10.6। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मेलिटी होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, और जो मोलैरिटी है वो मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? अब एक ग्लूकोज का 250 ग्राम ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? तो अब हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लेते हैं C6H12O6। अब इसका हम मोलर मास निकालें तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 12 इंटू 6 और 1 इंटू 12 और 16 इंटू 6, तो कितना हो गया? 12 छंग 72 इज इक्वल्स टू 12,
और 16 इंटू 6, 6 से 36 का 6 कैरी 3 और 6 बजे 3 और एक ये 9, इसको किया 0 तो ये 180 आ गया, ठीक है, 9, 10 और ये 18, राइट। सो 180। अब हम कह रहे हैं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, कितना कंटेन करता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यही तो करता है ना एवोगाड्रो नंबर। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 इंटू 10 टू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन करता है। तो फिर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन 180। तो फिर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 180 इंटू 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से 3 बच गया और इसको इससे करेंगे तो 8 3 24.3, राइट है ना, 24 1 बच गया, हाँ। तो 8.3, तो यानी कि कितना आ गया, 250 ग्राम्स कंटेन 8.3 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज contains is equals to 6 atoms of oxygen, ठीक है, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में कितने, 6 एटम्स हैं, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, देयरफॉर 8.3 इंटू 10 टू द पावर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर कंटेन्स ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8.3 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 6 8 से 6 18 का 8 कैरी 1 48 49 इंटू 10 टू द पावर 23 49.8 और 50 कर लीजिए, 50 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन तो आंसर क्या आ गया, 50 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये हो गया कि 250 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, and this is the answer, right. Next is 5 oxides of nitrogen are the examples of। अब 5 oxides of nitrogen क्या होते हैं, नंबर 1 NO, next N2O, then NO2, N2O3 and N2O5। अब अगर हम इनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का एक रेशियो बनाएं तो इसमें नाइट्रोजन का कितना 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 80। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, एक जैसा 2 से कैंसिल किया 14 और ये 8 हो गया, इसको भी 2 से सिंप्लीफाई किया तो ये 14 आ गया एंड दिस इज़ 24, इसको भी किया
14 एंड 40। और एक बार ज़रा रीअरेंज कर लें तो क्या आ रहा है, सबसे स्मॉल वाला क्या है, N2O, जिसका प्रोपोर्शन कितना है, 14:8 का है। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड 14:16 का है। देन NO2 14:32 का है। देन ये वाला N2O3 है, पहले N2O3 14:24। देन NO2 14:32 एंड देन N2O5 14:40। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का इसमें सब में जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 है, लेकिन जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो 8, 16, 24, 32, 40 एक निश्चित प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ऐड होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रही है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका 8 का टेबल है, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 24, 32, 42। दैट इज़ अ मल्टीपल proportion of oxygen combined with nitrogen to form nitrogen oxide। तो इसमें क्या है, मल्टीपल proportion। सो करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि जितना हमने दो रिएजेंट का मास लिया है उसका सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आएगा। जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना मास कार्बन का लिया है प्लस जितना ऑक्सीजन का लिया है इज इक्वल्स टू उनका सम जो है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मतलब जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक CH4 है, एक CO2 है। इसमें कॉमन तो C हो गया, लेकिन इसके जो जिससे ये जुड़ा है, जैसे कि इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका 4 ग्राम हो गया एंड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32। अब इनका हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो कितना हो गया, 1:8। तो दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वन इज कॉमन, दूसरा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एनी सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम in a particular temperature and pressure contains equal number of atoms and molecules। that is the जो एवोगाड्रो नंबर है, that is called the law of gaseous volume। कहने का मतलब है कि एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर जो एक निश्चित अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ द गैसियस लॉ। सो इसका आंसर ये है। अभी हमने क्वेश्चन 15 किए हैं केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जो कि NVS में आए हुए हैं, देखते हैं। मेकिंग इट क्रीक लाइक अ शू। अब देखिए, क्रीक लाइक अ शू, लाइक अ शू, शू से उसका शू के जैसा, जैसे जब लाइक आता है तो इसमें ये सिमिली है। जब लाइक आएगा, जब किसी से तुलना हो रही है और जब स्पेसिफिकली लाइक आ रहा है तो दैट इज़ सिमिली। तुलना होती है, लाइक नहीं है तो वो मेटाफर है, ठीक है। तो ये सिमिली और मेटाफर में बहुत थोड़ा सा एक जैसे होते हैं, दोनों में तुलना होती है, लेकिन सिमिली में क्या होता है, जब लाइक आ जाता है तो ये सिमिली आ जाता है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, जब किसी वस्तु को हम पर्सोनिफाई करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग का जैसा उसको हम बताते हैं, दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। और हाइपरबोल में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। किस में इसमें एरर है। द कास्ट सिस्टम इज़ एन एवल बट हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस टाइम इन मेमोरियल। मतलब ये तब से चल रहा है, ये जो एवल है, लेकिन ये कब से चल रहा है, सिंस टाइम इन मेमोरियल, मतलब याद ही नहीं है कब से चल रहा है। तो ये जो सिंस है, दो चीज़ें होती हैं, एक है सिंस, एक है फ्रॉम। तो जब टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक हो, 2 दिन से 3 दिन से 1 साल से 2 साल से स्पेसिफिक हो, तब तो हम सिंस लगाते हैं। लेकिन जब हमें कोई अवधि पता नहीं है, मतलब लंबे समय से की बात है, तो दैट इज़ अ फ्रॉम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर
सिंस लास्ट 2 days, 2 दिन से वो बीमार है। और कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, पता नहीं कब से बीमार है, कितना समय हो गया पता ही नहीं हमें, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअल में इसका यहाँ पे जो है ये फ्रॉम आना चाहिए, दिस इज करेक्ट वन इज फ्रॉम, तो द राइट वन इज दिस वन। इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है वी डैश एट 7 टू बी एबल टू कैच द 7:30 ट्रेन। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फ्रेजल वर्ब में इनके मीनिंग ढूंढ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए सेट इन का मतलब होता है बिगिन, शुरू करना, कोई चीज़ को बिगिन करना, सेट इन। सेट आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ प्लेस, टू स्टार्ट जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। ठीक है, सेट अबाउट टू डील विथ समथिंग, टू डील विथ समथिंग, किसी के साथ डील करना। सेट ऑन अटैक, जैसे बिगिन के लिए सेंटेंस बन सकता है शी सेट इन टू गो टू द कॉलेज, या शी सेट इन अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस शुरू किया है। सेट आउट, अब यहाँ पे क्योंकि ट्रेन कैच करनी है तो सेट आउट, वो अपने घर से लीव हुआ, वी लीव अपने जहाँ से घर से भी, टू स्टार्ट अ जर्नी, वी सेट आउट एट 7 टू बी एबल टू कैच द ट्रेन, जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सेट अबाउट टू डील विथ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की डील करना, टू डील विथ समथिंग। सेट ऑन attack, like for example, as I opened the door a big dog set on me. ठीक है, so these are questions. Next question है there is no dearth of talent here. अब dearth का opposite meaning बताते हैं। dearth का मतलब क्या हुआ, कमी, कोई चीज़, कोई कमी नहीं है। there is no dearth of talent here. डर्थ माने कमी, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लेंटी, ठीक है। डर्थ माने कमी, प्लेंटी माने बहुतायत, राइट। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, इसको हमें नीचे दिए हुए से कंप्लीट करना है। लैक्स ऑफ पीपल डैश COVID-19 इन 2021 बिकम विक्टिम्स ऑफ, वर succumbed to, वर गॉट किल्ड इन, हैड विक्टिमाइज्ड बाई। अब देखिए वर स्कम्ड टू, कोई एक्सीडेंट से किसी का मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कहेंगे वर स्कम्ड टू, ठीक है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट के द्वारा हुई है तो ये। वर गॉट किल्ड इन, वर गॉट किल्ड इन, उसको मार दिया गया, ठीक है, इसके लिए किसी के द्वारा मार दिया गया। हैड विक्टिमाइज्ड बाई, कोई किसी के द्वारा विक्टिमाइज्ड हो गया, सो ये है। लेकिन इसमें क्या है, बिकम विक्टिम्स ऑफ, एक आपदा थी, लोग अपने इसमें स्वयं ही अपने आप ही विक्टिम हो गए, अपने आप से हो गया जो चीज़, तो इसके लिए सही चीज़ क्या होगा, बिकम विक्टिम्स ऑफ। लैक्स ऑफ पीपल बिकेम विक्टिम ऑफ COVID-19 इन 2021, मतलब अपने आप से विक्टिम हो गए, किसी ने कुछ किया नहीं, ये एक आपदा थी, अपने आप से लोग विक्टिम बन गए। सो दीज आर सर्टेन 5 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, और हमने ऐसे ही केमिस्ट्री की किए, तो रेगुलर बेसिस पर केमिस्ट्री के प्लस इंग्लिश के मैं आपको क्वेश्चंस लाती रहूँगी। सो कीप लर्निंग, और इस तरह से हमारी प्रैक्टिस रेगुलर होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव योर कमेंट्स। आप अपने क्वेश्चंस रेज कीजिए कि कहीं पे डाउट है, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी आपको। थैंक यू सो मच।